हेलो एंड वेलकम टू स्टिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉप रोटेशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट का। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। एक्चुअली जब भी आप क्रॉपिंग करते हो तो ये एडवाइजेबल नहीं होता कि आप मोनोकल्चर प्रैक्टिस करो। मोनोकल्चर मतलब कि ईयर आफ्टर ईयर रिपीटेड सीजन्स के लिए आप सेम ही क्रॉप को बार बार प्लांट कर रहे हो, इस चीज को बोला जाता है मोनोकल्चर। और इसकी वजह से नुकसान क्या होते हैं कि एक तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन हो जाता है सॉइल से, क्योंकि अगर आप एक ही क्रॉप ग्रो करते रहोगे तो वो सेम ही न्यूट्रिएंट पे फीड करती रहेगी। और दूसरी चीज, मोनोकल्चर करने की वजह से पेस्ट और वीड्स का इन्फेस्टेशन बढ़ता है। मतलब अगर आप एक ही टाइप की क्रॉप लगाओगे तो वहां पे चांसेस ज्यादा हैं कि जो वीड्स या फिर जो पेस्ट उस क्रॉप से रिलेटेड है, उस पे फीड करते हैं, वो वहां पे ज्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए एक तरीका डिवाइस किया गया जिसे बोला गया क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन। मतलब एक पीस ऑफ लैंड पे, एक जमीन पर एक से ज्यादा तरह की, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना एक के बाद एक, या फिर एक प्री प्लान्ड सक्सेशन में, मतलब एक प्री प्लान्ड तरीके से सिंगल पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करना। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन की कितने टाइम में ये चीजें प्लान करी जा रही हैं, क्रॉप रोटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: 1 ईयर रोटेशन, 2 ईयर रोटेशन एंड 3 ईयर्स रोटेशन। मतलब एक साल में आप क्रॉप चेंज कर रहे हो, 2 साल में या 3 साल में। तो 1 ईयर रोटेशन का एग्जांपल हो गया राइस और व्हीट, या फिर मेज और मस्टर्ड। मतलब आप एक साल में राइस और व्हीट दोनों ही उगा रहे हो, या फिर मेज और मस्टर्ड दोनों ही चीजें उगा रहे हो इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 2 ईयर रोटेशन में मतलब 2 साल का टाइम है और आप कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हो 2 सालों में: मेज, पोटैटो, शुगर केन एंड पीज, ये चारों, या फिर मेज, मस्टर्ड, शुगर केन एंड मेथी, या फिर फेनुग्रीक। तो आप ये दोनों एग्जांपल से समझ सकते हो कि 2 ईयर रोटेशन में कौन कौन सी क्रॉप्स को उगाया जाता है। 3 ईयर रोटेशन में राइस, व्हीट, मूंग, मस्टर्ड, शुगर केन एंड बरसीम। बरसीम वही थी जो हमने पहली वीडियो में देखा था, जो फॉडर क्रॉप्स के काम आती है। तो ये हो गया एक सेट 3 ईयर क्रॉपिंग के लिए। और सेकंड एग्जांपल क्या है? कॉटन, ओट, शुगर केन, पीज, मेज, व्हीट। ठीक है, तो ये दो सेट हो गए तीनों तरह की क्रॉप्स के लिए। अभी हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी क्रॉप हमने सिलेक्ट करी है अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए, बट इनको सिलेक्ट करा कैसे जाता है, क्राइटेरिया क्या है? हर चीज को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है। हम कुछ चीजें स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी चीजें सुटेबल है। तो इनका क्या क्राइटेरिया है? अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर थ्रू रेन एंड इरिगेशन। बहुत सिंपल है कि उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे रेन कैसी रहती है, वहां की इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, तो वो देखा जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, कौन कौन से इनपुट्स, सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ह्यूमन पावर, मैकेनिकल पावर एंड इरिगेशन ऑल्सो, वो हम लोगों ने देख ही लिया। थर्ड क्राइटेरिया, न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट का क्या हिसाब है। ठीक है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स कम, कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा, उस हिसाब से क्रॉप का सिलेक्शन किया जाएगा। फोर्थ, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप्स मैच्योर कितनी दिनों में हो रही हैं। और फिफ्थ, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इन द मार्केट। मतलब मार्केट की क्या डिमांड है और उस चीज को भी फैक्टर इन करके आप देखते हो कि आपको कौन सी क्रॉप्स उगानी है। अब आप ऐसी क्रॉप उगाने लग जाओगे जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो फिर क्या फायदा है, फिर तो नुकसान ही है ना। इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। इट इंप्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बहुत ही सिंपल है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है और एज अ रिजल्ट एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन नहीं होने देता। ठीक है, पेस्ट इन्फेस्टेशन और डिजीजेस को रोकता है और साथ ही साथ वीड कंट्रोल भी करता है। फिर इसके बाद क्रॉप रोटेशन के अंदर बहुत सारा फर्टिलाइजर सेव होता है हमारा, एंड इट प्रिवेंट्स द चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। मतलब अगर आप एक ही तरह की क्रॉपिंग करते जाओगे तो वो एक न्यूट्रिएंट को डिप्लीट कर देगी, वो टाइम के साथ बिल्कुल खत्म कर देगी, तो सॉइल का केमिकल नेचर जो नेचुरल है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा होने से रोकता है क्रॉप रोटेशन। और फार्मर्स जो होते हैं वो एक साल में या फिर 2 साल में जितने भी टाइम में क्रॉप रोटेट कर रहे हैं, उनका फायदा होता है क्योंकि उनके लिए अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उन लोगों को मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन के बारे में सारी चीजें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे हो रहा था। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब हम लोग क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा कैसे ग्रो करवा सकते हैं। उसमें हमने देखा मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इवन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना। लेकिन अब है वैरायटी इंप्रूव करवाना, कि आपने एक लिमिट तक पुश तो कर दिया प्रोडक्शन कैपेसिटी को, बट आप वैरायटी इंप्रूव करके बहुत ज्यादा चेंज ला सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोग काफी टाइम से ओवर पॉपुलेशन की वजह से फूड क्राइसिस से गुजर रहे थे। मतलब प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं था कि एक एफिशिएंट लेवल पे सबको पहुंचाया जा सके, और इसीलिए आपको पता है कि इंडिया में ये मेल न्यूट्रिशन वगैरह वाली दिक्कतें भी हैं। तो उसके बाद क्या किया गया, बहुत सारे अलग अलग तरीके इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें से एक था वेराइटी इंप्रूवमेंट फॉर बेटर एग्रीकल्चर। ठीक है, और क्या देखा गया कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करके आप एक हद तक बढ़ा सकते हो, लेकिन फर्दर इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, बहुत सिंपल है।
और ये सब मेजर्स लगाने के बाद हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस आए। Principal aim of variety improvement is to get as many as desirable and economical characters as possible in one variety। मतलब एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर्स आए और इकोनॉमिक कैरेक्टर्स आए जो कि फायदेमंद हो। इसके बाद इसमें डिटेल में जाने से पहले थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन देख लो। देखो अभी से अगर हम कुछ लास्ट डेकेड्स देखें, ठीक है, जैसे 40-50 ईयर्स, तो उसमें हमारा एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है और इसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं द पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 से पहले हमारे फार्मर्स के पास देसी वेराइटीज होती थी वीट की और राइस की, जिसमें एक तो उनको फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा लगता था और उतना ज्यादा यील्ड नहीं मिल पाता था। तो बेसिकली द क्रॉप प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू मीट द एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड, ठीक है। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने नए टाइप के सीड्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। एक्चुअली 1960s में मैक्सिको में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, वो एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की टीम को लीड कर रहे थे और उन्होंने वीट की नई वेराइटीज को इजाद किया जिनको हम लोग बोलते हैं HYVs। अब HYV सिर्फ वीट के लिए यूज नहीं होता, HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वेराइटी, बट उन्होंने वीट का HYV वर्जन्स निकाले। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्होंने मैक्सिको की वैरायटीज के साथ अपनी देसी वैरायटीज को क्रॉस करवाया, क्रॉस ब्रेड करवाया और नए तरह के सीड्स तैयार करे। और जब इन नए हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ वीट को इंक्लूड किया गया हमारे एग्रीकल्चर में और साथ में अच्छे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इरिगेशन दी गई, तो क्या देखा गया कि हमारे कंट्री का वीट प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया। एंड ऑल ऑफ दिस लेड टू द सिमिलर रिवोल्यूशन इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स एटसेट्रा। इसी तरीके से बाकी सारे रिवोल्यूशन भी किए गए। अब ये तो हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हाई यील्डिंग वैरायटीज इंट्रोड्यूस कैसे की गई। लेकिन वैरायटी या फिर क्रॉप इंप्रूवमेंट की नीड क्या है? कोई नीड है? बिल्कुल नीड है। पहला, इंक्रीज यील्ड, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा यील्ड ले सको, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सको, इसलिए वैरायटीज को इंक्लूड करना जरूरी है और यही इनका नाम है हाई यील्डिंग वैरायटीज, ठीक है। सेकंड, इंप्रूव क्वालिटी। ये तो हमने देख लिया क्वांटिटी, बट क्वालिटी भी अच्छी होती है जब आप नए तरह के सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाते हो। थर्ड, वेराइटीज रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। स्ट्रेस का मतलब होता है कोई भी एडवर्स कंडीशन और बायोटिक और एबायोटिक मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ऐसी वेराइटीज इंक्लूड की जाएं जो कि स्ट्रेस से रेजिस्टेंट हो, जैसे कि MUW 318 एक वीट का HYV है जो कि हर तरह की रस्ट से बच सकता है। रस्ट एक टाइप की कंडीशन होती है जो कि वीट में पाई जाती है, आपको फोटोज दिख जाएगी, जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो ये वाला प्लांट उससे रेजिस्टेंट है, ठीक है। फोर्थ, अर्ली एंड यूनिफॉर्म मैच्योरिटी। अगर हमारे पास ऐसे क्रॉप्स होंगे जो कि अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, जो कि जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो हम डबल क्रॉपिंग और ट्रिपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मतलब अगर सब एक साथ मैच्योर हुए तो हार्वेस्ट के टाइम पे लॉस मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी वेराइटीज जो कि अर्ली और यूनिफॉर्मली मैच्योर होती हो। नेक्स्ट, इंसेंसिटिविटी टू लाइट एंड टेम्परेचर। देखो प्लांट को लाइट और टेम्परेचर तो चाहिए ही, बट ऐसी वेराइटीज को इजाद किया जाए जो कि लाइट और टेम्परेचर पे कम से कम डिपेंडेंट हो, ठीक है, जिसकी मौसम की वजह से हमारी क्रॉप ना मरे। फिर वाइडर एडेप्टेबिलिटी, जो कि अलग अलग कंडीशंस में अच्छे से अडेप्ट कर सकें, जैसे कि ICPH8 इज अ हाइब्रिड पिजन पी प्लांट। पिजन पी तुम लोग देख सकते हो, तो इट इज अ अर्ली मैच्योरिंग प्लांट विच इज रेजिस्टेंट टू विल्ट एंड मोजाइक। विल्ट मतलब विल्टिंग मैंने बताया था कि कोई भी लीफ जब मुड़ जाती है, कर्ल हो जाती है, तो उसको विल्टिंग बोलते हैं। और मोजाइक डिजीज तुम लोग सामने देख सकते हो। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस 30 to 40% मोर यील्ड। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये ICPH8 ये अर्ली मैच्योरिंग भी है, विल्ट और मोजाइक डिजीज से रेजिस्टेंट भी है और 30-40% यील्ड ज्यादा भी देता है। तो ये एक बहुत अच्छा HYV हो गया फॉर पिजन पी। नेक्स्ट, लॉजिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज। लॉजिंग अगर पता नहीं किस किस को याद है तुम लोगों में से, लेकिन मैंने बताया था एक फील्ड में जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो उसकी रूट्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फिर जब हवा चलती है तो वो पूरी की पूरी क्रॉप्स हवा के प्रेशर की वजह से गिर जाती हैं। बट ऐसी वेराइटीज बनाई जाएं जो कि लॉजिंग रेजिस्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ड्वार्फ वेराइटीज फॉर सीरियल प्लांट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉजिंग। उनकी हाइट कम होती है तो उनके ऊपर विंड का स्ट्रेस कम पड़ता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर्स। एग्रोनॉमिकल मतलब क्रॉप प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादा फिजिकल कैरेक्टर्स ऐसे हों जो कि हमारे फायदे के हों। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, हाई टेलरिंग एंड टॉलनेस आर रिक्वायर्ड फॉर फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। एंड ड्वार्फ वेराइटीज आर डिजायर्ड इन सीरियल प्लांट्स, जो कि हमने ऊपर ही देखा। अब इसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है HYVs की। एडवांटेजेस देखते हैं पहले। द यील्ड ऑफ सच प्लांट इज वेरी हाई। सेकंड, दे आर बेटर रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजर्स, मतलब फर्टिलाइजर अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं ये। थर्ड, दे आर ड्वार्फ रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, इंसेक्ट, ड्रॉट एटसेट्रा। बहुत सिंपल है। फोर्थ, दे टेक लेस टाइम फॉर देयर मैच्योरेशन। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? दे प्रोवाइड लेसर अमाउंट ऑफ फॉडर फॉर द कैटल। क्रॉप का जितना भी वेस्ट होता है वो कैटल के फॉडर की तरह यूज किया जा सकता है, बट ये कम फॉडर प्रोवाइड करती हैं। दे आर हाईली ससेप्टेबल टू सर्टेन स्पेसिफिक डिजीजेस। लेकिन अभी तुमने बात की थी कि ये प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि आप हर HYV को डिजीज रेजिस्टेंट देख के नहीं बनाते हो।
किसी में आपको यील्ड इंक्रीज करनी है, किसी में कुछ करना है। तो कुछ प्लांट ऐसे बनते हैं जिन्हें आपने एक डिजीज से तो बचा लिया, और मान लो आपने डिजीज रेजिस्टेंट बनाए भी, तो एक प्लांट कुछ डिजीज से तो बच गया, बट आपको पहले नहीं पता कि ये प्लांट कौन सी और कंडीशन से अफेक्ट हो सकता है। तो जनरली दे आर ससेप्टेबल टू सर्टेन स्पेसिफिक डिजीजेस। नेक्स्ट, दे नीड हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड्स। इनको न्यूट्रिएंट सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है एज फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। और फिर दे रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट वीडिंग। इनके आसपास वीड्स वगैरह बहुत जल्दी आते हैं, तो आपको उसका भी टेक केयर करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक टॉपिक है कि हमारी गवर्नमेंट ने HYV को इम्पोर्ट करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। ऐसा क्यों है? एक तो ऐसा करने की वजह से हमारे इंडिया में, मतलब उसी कंट्री में, इंडिजीनियस वेराइटीज का डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है। और नई वेराइटीज जो आती हैं, कई बार वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट भी नहीं करती। कई बार क्रॉस ब्रीडिंग के टाइम पे डिफेक्ट्स हो जाते हैं प्लांट में, और वो अच्छी वेराइटीज नहीं बन पाती। और क्या क्या रीजंस हैं? इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट जो होती हैं, वो लेट से जहाँ पे बनाई गई है वहाँ के एरिया के लिए तो सही है, बट जब आप उसे दूसरे कंट्री में लेके आते हो, दूसरे क्लाइमेट में लेके आते हो, तो वहाँ पे पेस्ट और वीड से इन्फेस्ट हो जाती हैं। इन्फेस्ट मतलब पेस्ट और वीड लग जाते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट रीजन, दे मे नीड मच लार्जर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये तो हमने पहले डिस्कस ही कर लिया, ये इनकी डिसएडवांटेजेस ही है। और एक रीजन और है, दे मे कॉज देयर स्मगलिंग टू अदर कंट्रीज। क्योंकि ये सारी चीजें लीगैलिटीज के अंडर आती है, तो इंपोर्ट करने की वजह से इनकी अलग अलग कंट्रीज में स्मगलिंग भी बढ़ सकती है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को सारी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग देखेंगे। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। मेरे को इंस्टाग्राम पे तुम लोग फॉलो कर सकते हो, जो भी इंस्टाग्राम चलाता है। वैसे तो तुम 9th में हो, पता नहीं कितने लोगों को फोन दे रखा होगा, कितने लोगों की आईडीज होंगी। बट दिस वॉज फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।